इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 25। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयंसी वापस घर आ चुकी थी और उसे वापस आया देख सभी बहुत खुश थे। अब आगे शाम का वक्त था और सभी इस वक्त हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। एक सोफे पर आयंसी अपनी गोद में लैपटॉप रख लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें कराए कुछ कर रही थी। विवान कब से आयंसी को देख रहा था, जिसका ध्यान एक बार भी लैपटॉप से नहीं हटा था। वो आयंसी को देखकर कहता है, आंसू क्या कर रही हो? विवान की बातें सुन सभी आयंसी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं आयंसी मायूसुम सा चेहरा बनाकर सबकी तरफ देख विवान से कहती है, भैया मैं सोशल मीडिया पर अव्यांश को ढूंढ रही हूँ, मायूस होकर, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। आयंसी का जवाब सुन विवान चिढ़ जाता है क्योंकि उसे अव्यांश का नाम बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं था। लेकिन उसकी छोटी सी गुड़िया सबसे वापस आई थी, वो अव्यांश के नाम का माला जप रही थी। विवान जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहता है, आंसू तुम्हें अव्यांश को क्यों ढूंढना है? आंसी मासूमियत से कहती है, मुझे उन्हें देखना है। आंसी की बातें और उसका जवाब सुन विवान के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रहा था। वहीं आरव को हंसी आ रहा था, लेकिन अपने हंसी रोक ली। वो राघव के कान में धीरे से कहता है, भाई विवान, भाई को अव्यांश से इतनी चिढ़ है कि वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन आज उनकी लाडली उस अव्यांश का ही नाम जप रही है और मुझे पता है भाई आंसू को कुछ नहीं करेंगे। इतना कह वह दबी हंसी हंसने लगता है। वहीं उसकी बात सुन राघव के चेहरे पर भी मिक्स एक्सप्रेशन थे। आयांशी लैपटॉप लेकर उठती है और जाकर विवान की गोद में बैठ उसे लैपटॉप देकर कहती है, भैया आप ढूंढ दो ना। आंखों में चमक लिए, मुझे उन्हें अपने बर्थडे पर इनवाइट करना है। इतना कहा वो अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसी आंखों टमटमाते हुए बड़ी उम्मीद से विवान को देखने लगती है। विवान एक गहरी सांस लेकर इंस्टाग्राम में अव्यांश की प्रोफाइल निकाल आयंसी को लैपटॉप देकर कहता है, ये लो आंसू, मैं निकल दिया अव्यांश की प्रोफाइल। आयंसी झट से विवान के हाथ लैपटॉप ले लेती है और अव्यांश की फोटो देखने लगती है। कई सारे फोटो में अव्यांश शर्टलेस था। उसकी बॉडी फोटो में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके सिक्स पैक्स एब्स फोटो में नज़र साफ आ रहे थे। अव्यांश को ऐसे देख आयंसी के गुलाबी हो जाते हैं। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। शर्म से उसका कान भी गर्म हो जा गया था, लेकिन वो इन एहसासों से अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विवान आयंसी का गुलाबी गाल देख परेशान होकर कहता है, आंसू बच्चा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ये इतना गुलाबी क्यों हो रहा है? विवान की बातें सुन आयंसी असमंजस से विवान को देखती है क्योंकि उसे विवान की बातें कुछ खास समझ नहीं आई थी, लेकिन आरव को विवान की बातें भी अच्छे से समझ आ चुकी थी और आयंसी के अंदर उमड़ रहे नए नए जज्बात भी वो हंसते हुए कहता है, भाई आपकी लव मैरिज ही थी ना? भाभी ने आपको पसंद कैसे कर लिया? आरव की बातें सुन विवान उसे घूरकर देखता है। तब आरव मुस्कुराते हुए आयंसी को एक नज़र देख विवान से कहता है, भाई अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, विदा करने का वक्त आ गया है इसे। आरव की बातें सुन विवान को समझ आ गई थी। वो आयंसी को देखता है जो पलकें झपकाते हुए उसे ही मासूमियत से देख रही थी। विवान को ये कतई मंजूर नहीं था कि आयंसी उसके सबसे बड़े दुश्मन को पसंद करे, लेकिन फिर भी उससे ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी गुड़िया को रुलाना नहीं चाहता था। राघव अपनी जगह से उठते हुए कहता है, डिनर के बाद तुम लोग मुझे स्टडी में मिलो। इतना कहा वो चला जाता है और वहीं उनके दोनों भाई किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। राघव आयंसी को प्यार से खिला रहा था और आयंसी भी खुशी खुशी उसके हाथों से खा रही थी। राघव को इस तरह आयंसी को प्यार से खिलाते देख आरव कहता है, भाई अब तो उसे अपने हाथों से खाने दो, शादी के बाद उसे अपने हाथ से ही नहीं खाना पड़ेगा। आरव की बातें सुन आयंसी कभी आरव को देखती तो कभी राघव को। राघव आयंसी को प्यार से खिलाते हुए कहता है, मैं अपनी गुड़िया का हाथ उसके हाथ में दूंगा जो मेरी बच्ची की सारी ख्वाहिश पूरी करे और उसको पलके पर बैठा कर रखे। राघव की बातें सुन आरव और विवान दोनों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में सबका डिनर हो जाता है और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं माफिया ब्रदर्स स्टडी रूम में चले जाते हैं। तीनों भाई स्टडी रूम के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे थे। उनके सामने शराब की गिलास रखी थी जिसमें साफ पता चल रहा था
कि वो तीनों इस वक्त ड्रिंक कर रहे थे। आरव अपने ग्लास में एक सिप लेते हुए कहता है, मुझे लगता है आंसू अव्यांश को पसंद करने लगी है। हंसते हुए, जो भी कहो, आंसू ने ढूंढ ढूंढ कर हमारे दुश्मनों को पसंद किया है। आरव की बातें सुन विवान और राघव उसे अपनी सर्द नज़रों से घूरने लगते हैं और वो सकपका जाता है। विवान दांत पीसते हुए कहता है, मुझे वो अव्यांश अपनी आंसू के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आंसू बच्ची है। इस उम्र में बच्चे किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। राघव कुछ सोचते हुए कहते हैं, अव्यांश आंसू का सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ तो था आंसू की आंखों में अव्यांश के लिए। आरव उन दोनों को देखते हुए कहता है, अगर आंसू को अव्यांश पसंद है तो क्या आप दोनों उसे सपोर्ट करोगे? राघव एक गहरी सांस लेकर कहता है, अगर वो अव्यांश हमारी गुड़िया के सही हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अयांशी अपने बेड पर बैठी अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी, जहां इस वक्त अव्यांश की प्रोफाइल खुली हुई थी। वो उसकी फ़ोटो देखते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, मैं इन्हें मैसेज करूं क्या? अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, ये तो मुझे जानते हैं। अयांशी खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। वो अपने धड़कते दिल के साथ अव्यांश को मैसेज कर देती है और झट से लैपटॉप बंद कर बिस्तर पर आंखें बंद कर लेट जाती है। इस वक्त उसका दिल बुलेट की स्पीड से दौड़ रहा था। अव्यांश इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका नोटिफिकेशन बजता है। वो अपने फ़ोन में जब नोटिफिकेशन देखता है तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने चेयर पर आराम से बैठ मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए अपनी सनम भरी आवाज़ में कहता है, मेरी लिटिल डॉल मुझे याद कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे बाहों में होगी। अब तुम इस अव्यांश रघुवंशी की जान हो और अगर किसी ने मेरी जान को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो अव्यांश रघुवंशी का भयानक रूप देखेगा। इस वक्त उसकी आंखों में अंशी के लिए जुनून और मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। आज ओबरॉय मैंसन में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज अंशी का 18th बर्थडे था। आज अंशी पूरे 18 साल की होने वाली थी। सभी इस वक्त लिविंग रूम में मौजूद थे। सिया गाड़ियों में सामान रखा रही थी, क्योंकि आज उन्होंने अंशी के लिए मंदिर में पूजा रखवाया हुआ था। आज तीनों भाइयों ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और सिया तानी ने बनारसी की खूबसूरत सी साड़ी, वहीं अभी ने एक खूबसूरत सा अनारकली सूट पहना हुआ था। राघव बड़ी खड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, मैं आंसू को लेकर आता हूँ। इतना का वो अंशी ऊपर के कमरे में तरफ चला जाता है। उसके साथ उनके दोनों भाई भी थे। अंशी इस वक्त अपने बड़े से टेडी बियर को गले लगाए सोई हुई थी। सोते ही वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके होठों पर प्यार सा पाउट बना हुआ था। उसके तीनों भाई कमरे के अंदर आते हैं और अंशी को इतने प्यारे तरीके से सोता देख उनके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो तीनों अंशी के बेड के पास आते हैं। राघव बेड पर बैठ अंशी के माथे को चूम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। राघव के हाथों का स्पर्श अपने बालों में महसूस कर अंशी वैसे ही उसके गोद में सर रख देती है। उसकी इस हरकत को देख उन्हें अंशी पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। राघव अंशी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बेटू आज तुम्हारा बर्थडे है। बर्थडे के दिन ऐसे सोते रहोगी तो फिर मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद अव्यांश भी पार्टी में नहीं आ पाएगा। अव्यांश का नाम सुन अयांशी झट से उठकर बैठ जाती है और राघव को टुकुर टुकुर देखते हुए मासूमियत से कहती है, मैं उठ गई, प्लीज पार्टी कैंसिल मत कीजिएगा, मुझे अपने आयु से मिलना है। इतना कहा वो मासूमियत से राघव की तरफ देखते रहती है। उसके मुंह से मेरा आयु सुन विवान का मुंह बन जाता है। वो अंशी से प्यार से कहते हैं, आंसू वो तुम्हारा नहीं है। विवान की बातें सुन अयांशी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है, जैसे कह रही हो कि अव्यांश मेरा नहीं तो किसका है। आरव बात बदलते हुए कहता है, आंसू जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम सब मंदिर जाएंगे और उसके बाद शॉपिंग में जाएंगे। शॉपिंग का नाम सुन अयांशी की आंखों में चमक आ जाती है। वो झट से बिस्तर से उठती है और वॉशरूम में भाग जाती है। वो तीनों अयांशी को जल्दी में भागते देख हंसते लगते हैं। सभी इस वक्त हॉल में अंशी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाकर ठहर जाती है, क्योंकि सीढ़ियों से अंशी अपना लहंगा संभालते हुए आ रही थी। चलने से उसका नाजुक पैरों में पहना हुआ पायल बजने लगता है। इस वक्त अंशी ने बहुत हद खूबसूरत सा नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो उसके गोरे बदन पर काफ़ी फब रहा था। पैरों में मोजरी, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में भरी भरी मैचिंग चूड़ियाँ, चेहरे पर मेकअप के नाम पर आँखों में काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक, कुल मिलाकर अंशी बहुत प्यारी लग रही थी। अंशी जल्दी से सबसे पास
आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं। सिया अपने आंखों से काजल निकाल आंसी के कान के पीछे लगाकर मुस्कुराकर कहती है, मेरी गुड़िया को किसी की नज़र ना लगे, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। आंसी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। राघव की गाड़ी एक मंदिर के सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी के आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए थी। वो सभी मंदिर में जाते हैं और आंसी के नाम से पूजा करवाते हैं। आंसी को देख महागुरु कहते हैं, इस बच्ची के आने वाली ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ हैं, कई चुनौतियाँ का इसे सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये अकेली नहीं होगी। इसका सच्चा हमसफ़र हर कदम पर इसके साथ होगा। महागुरु की बातें सुन सिया थोड़ी परेशान हो गई थी। वो महागुरु से कहती है, महागुरु कोई बड़ी विपदा तो नहीं आएगी ना मेरी बच्ची की ज़िंदगी में। महागुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर इसकी ज़िंदगी में विपदा आएगी तो इससे बचाने वाला भी आएगा। सिया महागुरु का आशीर्वाद लेती है। फिर राघव आंसी के हाथों से गरीबों को कपड़ा और चांदी का सिक्का दान कराता है। सभी आंसी को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। एक अंधेरे कमरे में खड़ा शख्स सिगरेट के कस लेते हुए अपने सामने मौजूद आंसी की फ़ोटो को देखते हुए कहते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है ना जान, लेकिन ये बर्थडे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। इतना यादगार बनाऊंगा तुम्हारा बर्थडे कि तुम ये दिन कभी नहीं भूल पाओगी। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी नहीं आ सकती। जब जब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी मैं उन खुशियों को ग्रहण लगाने में भी आऊँगा। इतना कहा वह शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी उस कमरे में गूंज रही थी जो काफ़ी भयानक लग रही थी। अंधेरे में उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हल्की रोशनी के होने के कारण उसकी लाल आंखें साफ नजर आ रही थी। मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 3 पीस ब्लैक सूट पहना अव्यांश बाहर उतरता है। उसने आंखों पर सेट्स पहना हुआ था। वो अपने आंखों से सेट्स उतारता है और अपनी काली गहरी आंखों से मंदिर को देखने लगता है। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर में जाने लगता है। वो मंदिर के अंदर जा शिव पार्वती की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, महादेव आज मेरी जान का बर्थडे है, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना। आंखों में गुस्सा लिए अगर किसी ने भी मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अव्यांश रघुवंशी को वो रूप देखेगा जो अब तक सिर्फ उन काली दुनिया वालों ने देखा है। इस वक्त अव्यांश के चेहरे पर एक अलग जुनून नजर आ रहा था। वो वहां से पलट कर जाने लगता है, तभी सामने से पूजा की थाल पकड़े आ रही औरत से टकरा जाता है, जिससे थाल हवा में उछल जाती है और उसमें मौजूद सिंदूर सामने से भागकर आ रही आंसी के माथे पर गिर जाता है और कुछ सिंदूर उसके नाक पर भी गिरा हुआ था। ये सब देख एक पंडित जी कहते हैं, ये तो बहुत शुभ संकेत है। आज महादेव और माता पार्वती का विवाह है। कहते हैं इस दिन जिस जोड़े की शादी हो वो 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। आंसी मासूमियत से अव्यांश को देखने लगती है, वहीं अव्यांश एकटक आंसी को देखने लगता है। कुछ तो बहुत अलग था उसकी आंखों में आंसी के लिए। आंसी उसके नज़रों की तापिश नहीं सह पाती और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, जिससे अव्यांश के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो अभी एक दूसरों को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, इनकी शादी नहीं हुई है और ना कभी होगी। इस आवाज़ को सुन अव्यांशी आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। उस शख्स को देख अव्यांश की आंखें कठोर हो जाती है। विवान आंसी के पास पंडित जी से अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, इनकी शादी नहीं हुई है और ना ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब बस एक एक्सीडेंट था। विवान की बातों सुन पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम होनी को नहीं टाल सकते बेटा, और ना काल का चक्र बदल सकते हो। इसकी शादी होगी या नहीं होगी ये हमारे नहीं स्वयं महादेव के हाथ में है। अगर तुम्हारे नज़रों में ये एक हादसा है तो महादेव ने ये हादसा भी हमें संकेत देने के लिए ही करवाया है। आंसी को दुखी इस मासूम बच्ची की किस्मत महादेव ने इस लड़के के साथ जोड़ दिया है बेटा, यही इसका हमसफ़र है। पंडित जी की बातें सुन अव्यांश के होठों पर इविल मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए विवान को देखने लगता है, जैसे कह रहा हो कि तुम अपनी बहन को मुझसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद महादेव की मर्जी है। अव्यांश की मुस्कान देख विवान को गुस्सा आ रहा था। वो विवान को गुस्से से घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, मैं नहीं मानता ये सारी चीज़ें। इस आदमी को मैं अपनी बच्ची के ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। इतना कहा वो आंसी के मांग से जैसे सिंदूर पोंछने जाता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना चेहरा घुमा जब अपना हाथ पकड़ने वाले शख्स को देखता है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ राघव ने पकड़ा था। वो एक नज़र आंसी के मासूम चेहरे को देखता है जो टुकुर टुकुर अपने दोनों भाइयों को ही देख रहा था।
अब तक वहां आरव भी आ चुका था और वो आयंसी के मांग में सिंदूर देख हैरान था। राघव विवान से अपनी सर्द आवाज में कहता है, सोचना भी मत विवान भाई, लेकर ये सिंदूर। वो अभी इतना ही कहता है कि तभी अव्यांश अपने पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आ विवान को देख व्यंग्य से कहता है, मिस्टर विवान ओबराय, तुम्हारी लाडली के मांग में सिंदूर गलती से लगा है, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी लाडली का मांग अपने हाथों से भरा है। वैसे अगर मैं ऐसा कर भी देता तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। अवैंस की बातें सुन विवान की गुस्से में मुठियां कस गई थी और ऐसा ही हाल इस वक्त आरव का भी था। उसे भी अव्यांश की बातें सुन गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मिस्टर अव्यांश रघुवंशी, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो वो बच्ची है। अव्यांश एक नज़र आयंसी को ऊपर से नीचे देख मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं, लेकिन शायद आप लोग भी भूल गए हैं कि आपकी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। विदा करने का वक्त आ गया है इसे। इतना कहा वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तभी अयांशी अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से अव्यांश की कलाई पकड़ लेती है, जिससे अव्यांश के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। वो अपना सर घुमाकर देखता है तो अयांशी उसकी कलाई पकड़े मासूमियत से उसे देख रही थी। अयांशी के मासूम चेहरे को देख अव्यांश के होठे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ लिटिल डॉल? अयांशी, आज आंसू का बर्थडे है, आप आंसू के बर्थडे में आओगे ना? इतना कहा वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है। उसे ऐसे देख अव्यांश को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो अयांशी को जोर से गले लगाकर उसे बहुत खूब सारा प्यार करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसके भाई भूखे शेर की तरह उस पर झपट्टा मारते, पर उसे विवान को जलाना था। इसलिए वो अयांशी के गालों को प्यार से चूमकर कहता है, मैं ज़रूर आऊँगा लिटिल डॉल। इतना का वो विवान को देख मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसकी हरकत देख विवान की गुस्से में मुठियाँ कस गई थी। वहीं राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकटक अयांशी के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्म की हया बिखरी हुई थी। आरव अपने दोनों भाइयों को देखते हुए कहता है, सिया भाभी, तानी भाभी और अभी के साथ वापस मेंशन चली गई हैं तैयारियां करवाने। अयांशी को एक नज़र देख, इसलिए आंसू के साथ हमें अकेले शॉपिंग पर जाना होगा। राघव हमें सर हिला अयांशी का हाथ पकड़े मंदिर से निकल जाता है। उसके साथ आरव और विवान भी पीछे पीछे निकल जाते हैं। नेक्स्ट टीजर। एक शख्स बार बार ट्रायल रूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इसलिए वो लात मारकर दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का नज़ारा देख हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर अयांशी ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इस वक्त तीनों माफिया ब्रदर्स और अयांशी गाड़ी में थे। गाड़ी इस बार आरव चला रहा था और राघव उसके बगल में बैठा था। विवान अयांशी के साथ पीछे बैठा था। विवान खिड़की की तरफ चेहरा किए किसी गहरी सोच में गुम था। वहीं राघव मिरर में उसके परेशान चेहरे को देख रहा था। वो विवान के चेहरे को मिरर में देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, जो होना है वो होकर रहेगा, उसके बारे में सोचकर फायदा नहीं है। राघव की बातें सुन विवान अपने ख्यालों से बाहर आता है और राघव से कहता है, लेकिन ये गलत है भाई, अयांशी को एक नज़र देख। हमें उस अव्यांश रघुवंशी से अपने आंसू को दूर रखना होगा। हम दोबारा वो गलती नहीं कर सकते जो उस एक पल रुक कर जो गलती हमने पहले की थी, अब वापस उसे नहीं दोहराना चाहते। विवान ने अयान का नाम नहीं लिया क्योंकि उसे पता था कि अगर इस वक्त वो अयान का नाम लेगा तो अयांशी पैनिक करने लगेगी। अयान की हरकतें का याद आते ही तीनों भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कैसे भूल सकते थे वो तीनों उस शख्स को जिसने उसकी हंसती खेलती बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। अयांशी जो उत्सुकता से खिड़की के बाहर देख रही थी, अचानक वो विवान की तरफ देख मासूमियत से कहती है, भैया फ़ोन दो ना। मासूमियत से आंसू अपना फ़ोन घर में भूल गई। अयांशी की मासूमियत भरी बातें सुन उन्हें अयांशी पर बहुत प्यार आ रहा था। विवान नज़र अचानक से अयांशी के मांगों में सजी सिंदूर पर चला जाता है। इस वक्त अयांशी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके मांग में सजी सिंदूर उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। विवान ने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन अयांशी की दे देता है। अयांशी झट से विवान के
हाथों से उसका फ़ोन ले लेती है और उसे अनलॉक करती है। उसे अपने भाइयों के फ़ोन का पासवर्ड अच्छे से पता था, इसलिए वो झट से फ़ोन को अनलॉक करती है और उसमें अपनी सेल्फ़ी खींचने लगती है। वो सेल्फ़ी लेते हुए विवान से कहती है, भैया आंसू क्यूट लग रही है ना। विवान उसकी नाक खींचते हुए मुस्कुराकर कहता है, हाँ भैया की गुड़िया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। विवान की बातें पर आयांशी खिलखिलाकर हंसने लगती है। कुछ ही देर में उनकी कार एक बहुत बड़े मॉल के सामने आकर रुकती है। कार के अंदर से सभी बाहर निकलते हैं। तभी राघव के बॉडीगार्ड उन्हें कवर करते हुए अंदर ले जाते हैं। आयांशी अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से मॉल को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। आयांशी राघव से उत्सुकता से कहती है, मुझे ना बहुत सारे डॉल्स लेने हैं और शॉपिंग भी करनी है। राघव मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें जो लेना है चाहिए सब ले लो, वैसे भी ये मॉल तुम्हारा ही है। राघव की बातें सुन आयांशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो लोग आयांशी को क्लॉथ सेक्शन में ले जाते हैं जहाँ कई सारे सुंदर सुंदर कपड़े थे। वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल्स तीनों माफिया ब्रदर्स को ताड़ने में बिजी थी। वहीं तीनों भाइयों ने एक नज़र भी उन्हें नहीं देखा। राघव अपनी सर्द आवाज़ में उन सेल्स गर्ल्स से कहता है, हमें ताड़ने का काम पूरा हो गया हो तो 18 साल की बच्ची के कपड़े दिखाइए। राघव की बातें सुन सारी सेल्स गर्ल्स छिप जाती है और आयांशी को वेस्टर्न कपड़े दिखाने लगती है। आयांशी कई सारे शर्ट ड्रेस पसंद करती लेती है, लेकिन अब तक उसे अपनी बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। मॉल का मैनेजर आयांशी के चेहरे को ही नोटिस कर रहा था। आयांशी के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख मैनेजर का गला सूख रहा था। इस वक्त उसके सामने मौजूद तीनों मौत के देवता से डर लग रहा था। उससे इस वक्त अपनी नौकरी से और प्राण दोनों संकट में नजर आ रहे थे। इस वक्त मॉल में कोई नहीं था। राघव ने पहले ही मॉल पूरी तरह खाली करवा दिया था, क्योंकि वो अपनी बच्ची की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल आयांशी की मांग में सिंदूर को ही देख रही थी, लेकिन उनमें जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। आयांशी मुंह बनाते हुए राघव से कहती है, भैया मुझे बर्थडे के लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आई, इस मॉल में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैनेजर डरते हुए जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम हम आपको यहाँ का बेस्ट कलेक्शन दिखाते हैं। वो अपनी एक सेल्स गर्ल को इशारा करता है तो वो वहाँ से चले जाती है। तब आयांशी राघव का हाथ पकड़ खींचते हुए कहती है, भैया भूखू लगी रहा है। इतना का वो अपने होठों का प्यारा सा पाउट बना राघव को देखने लगती है। तब आरव उसके कंधे से पकड़ उसको ले जाते हुए कहता है, चलो आंसू पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद शॉपिंग, वरना पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगेंगे। आरव की बातें सुन आयांशी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो सभी मॉल में ही मौजूद रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर देकर टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। राघव आयांशी को प्यार से खिला रहा था, क्योंकि आयांशी को कभी भी अपने हाथ से खाने की आदत नहीं थी। आयांशी खाते हुए कहती है, मुझे ना बेस्ट ड्रेस चाहिए, क्योंकि आज मुझे सबसे सुंदर दिखना है, ताकि आयु सिर्फ मुझे देखे। इतना कहा उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार अव्यांश का चेहरा आ रहा था। आयांशी की बातें सुन विवान कहता है, आंसू ये आयु कौन है? आयांशी तपाक से कहती है, भैया आयु मेरा अव्यांश, मैं आंसू और वो मेरा आयु। आयांशी की बातें सुन आरव को ठसका लग जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। वहीं गुस्से से विवान ने अपनी मुठियाँ भींच लिया था। आयांशी को अभी भी पता नहीं था कि उसने अनजाने में क्या क्या कह दिया था। कुछ ही देर में वो लोग वापस आयांशी के लिए शॉपिंग करने लगते हैं। अब मैनेजर ने जो ड्रेस आयांशी को दिखाया वो उसे बहुत पसंद आया है। ड्रेस काले रंग की बहुत सुंदर सी गाउन थी, जो पूरी नेट की थी और उसकी लेंथ जमीन को छू रही थी। आयांशी छट से उस ड्रेस को मैनेजर के हाथ से ले लेती है और अपने भाइयों से कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, जाना मत। इतना का वह जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी राघव को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से थोड़ी दूर पर बात करने चला जाता है और उनके दोनों भाई अपने लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। आयांशी उस गाउन को साइड में रखती है और अपना दुपट्टा हटा देती है। वो जैसे वो लहंगा खोलने वाली होती है, तभी चेंजिंग रूम की लाइट बंद हो जाती है। इस तरह लाइट बंद होने के कारण आयांशी काफ़ी घबरा जाती है। तभी उसे अपनी कमर में किसी की छुअन महसूस होती है।
उस टच को महसूस कर आयंसी के डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डरते हुए कहती है, कौन है, छोड़ो, भैया बचाओ। इतना कह वह जोर जैसे उस शख्स को अपने से दूर करने वाली होती है, तभी वो शख्स उसके पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, ऐसे कैसे जाने दे दूँ जान, बहुत इंतजार किया तुम्हारा, 2 साल से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस जिस्म से खेलने के लिए। उस शख्स की बातें सुन आयंसी डर से गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों के सामने बार बार राखी वाला दिन आ रहा था, जिसमें से उसका शरीर डर से ठंडा पड़ गया था। वो अपने मुंह से आवाज़ तब नहीं निकाल पा रही थी। वो शख्स उसके कंधे से उसका ब्लाउज नीचे सरकाता है और उसके कंधे पर किस करने लगता है। उसके छूने से आयंसी को काफ़ी घिन आ रही थी। वो जोर से ताकत लगा उसे धक्का देती है और दरवाजे पीटते हुए रो रो कर कहती है, बचाओ भैया बचाओ। डर से उसकी सांसें भारी हो रही थी। अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है और वो शख्स मौका देखते ही वहाँ से दीवार चढ़कर खुद दूसरे चेंजिंग रूम में चला जाता है। वो चेंजिंग रूम भी लड़कियों के लिए ही था। आयंसी की आवाज़ सुन एक शख्स जो वहाँ से गुजर रहा था वो जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोल आती तो वो जाकर एक लात मारकर चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है। तभी उसकी नज़र नीचे बेहोश पड़ी आयंसी पर जाता है। आयंसी को अस्त व्यस्त कपड़े देख उसकी भवें तन जाती है। वो जाकर उसे अपने गोद में उठा बाहर लाता है। तब तक वहाँ तीनों भाई भी आ गए थे। आयंसी को बेहोश देख उन तीनों की सांसें थम जाती है। आयंसी को उस शख्स की बाहों में देख विवान का खून खौल जाता है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हमारी बच्ची के साथ क्या किया व्यांश रघुवंशी। व्यांश उसे इग्नोर कर आयंसी को सोफे पर लेट कर बैठता है। तभी राघव पानी का बोतल लाकर आयंसी के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है, जिससे आयंसी होश में आती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी उसके नजर राघव पर ठहर जाती है। राघव को देख वो झट से उसके गले लग रोते हुए कहती है, भैया वो आ गए, फिर से वो सब करेंगे, मुझे फिर दर्द होगा। राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। इस वक्त राघव के चेहरे पर आयंसी के लिए चिंता साफ नजर आ रहा थी। वो अव्यांश से कहता है, थैंक यू हमारी बच्ची की जान बचाने के लिए। अव्यांश एटीट्यूड से कहता है, मैंने आपकी बच्ची की जान नहीं अपनी जान की जान बचाई है। अव्यांश की बातें सुन विवान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं, राघव और आरव को भी भवें तन गई थी। आयंसी काफ़ी डर चुकी थी। वो राघव की बाहों में डरी सहमी बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही थी, वो वापस आ गए, वो फिर से वो सब करेंगे। राघव बार बार आयंसी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयंसी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी, जो कब से अव्यांश से भी देख रहा था। अचानक से वो आयंसी की बाजुओं पकड़ उसे अपने करीब खींचता है, जिससे आयंसी सीधा उसके गोद में आ जाती है। उस अगले ही पल किसी के कुछ समझने से पहले अव्यांश आयंसी के नर्म होठों पर अपने होठ रख देता है। आयंसी इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर वही डर नजर आ रहा था जो 2 साल पहले थे। उसके आंखों से के सामने फिर से वही मंजर घूम रहा था, जिस कारण वो डर से राघव की बाहों में सिमटते जा रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो लोग वापस आएंगे, फिर से वो सब करेंगे, आंसू को फिर दर्द होगा। राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से सहलाता है, कोई नहीं आएगा बच्चा, भैया है ना तुम्हारे साथ। राघव की बातें भी आज आयंसी पर कोई असर नहीं कर रहे थे। उसकी हालत देख उसके तीनों भाइयों के दिल में एक टिस से उठ रही थी। वो लोग दोबारा आयंसी को उस डर के साए में जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। आयंसी भले डिप्रेशन से बाहर आ गई थी, लेकिन आज भी वो उस हादसे का जिक्र होने पर सहम जाती थी। किसी भी लड़की के लिए ये कोई छोटी बात नहीं होती है। हर लड़की के लिए उसकी इज्जत का, उसका स्वाभिमान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसे ही इन दरिंदों ने आयंसी से छीन लिया था। अव्यांश एकटक आयंसी को देख रहा था। उसे इस तरह पैनिक करता देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राघव ने आयंसी की रेप और प्रेगनेंसी की बातें को दुनिया वालों के सामने नहीं आने दिया था, जिस कारण इस बारे में दुबई का बादशाह भी पता नहीं लगा पाया। आयंसी को इस तरफ देख अव्यांश को तकलीफ हो रही थी। वो उसकी बाजू पकड़ उसे झटके से अपने करीब खींचता है, जिससे आयंसी सीधा उसकी गोद में आ गिरती है। आयंसी टुकुर टुकुर अव्यांश को देख रही थी। तभी अव्यांश का ध्यान उसकी गुलाब की पंखुड़ी से मुलायम होठों पर जाकर ठहर जाती है। कोई कैच कर सकता था या समझता उससे पहले वो उसके होठों आयंसी
उसके होठों पर रख देता है। उसकी इस हरकत से तीनों भाइयों की मुट्ठियां कस जाती है और गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। एनसी अपने दोनों हाथों को अव्यांश के कंधों पर रख देती है और अव्यांश आंखें बंद कर उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगता है। तभी आरव उसे कॉलर पकड़ एनसी से दूर करता है और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारने जाता है, लेकिन वो मुक्का अव्यांश को लगता उससे पहले ही अव्यांश उसके मुक्के को अपने हाथों से रोक लेता है। अभी भी वो एकटक एनसी को देख रहा था और एनसी मासूमियत से कभी अव्यांश को देखती तो कभी अपने भाई आरव को। आरव के इस तरह हाथ उठाने पर एक पल के लिए एनसी भी डर गई थी। आरव दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहन को किस करने की, वो भी हमारे सामने। अव्यांश मुस्कुराकर कहता है, फिर से करके दिखाऊं क्या? विवान गुस्से से अव्यांश पकड़कर उसे सोफे से उठाता है और बेहद गुस्से से कहता है, हमारी बहन से जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना तुम हम माफिया ब्रदर्स को जानता नहीं, कहाँ गायब कर देंगे तुझे, ये तू खुद भी पता नहीं कर पाएगा। अव्यांश अपने कॉलर से विवान का हाथ हटा एटीट्यूड से कहता है, मेरी जान के भाई हो इसलिए अब तक तुम जिंदा हो, वरना अगर तुम माफिया ब्रदर्स हो तो मैं भी दुबई का बादशाह हूँ। इविल स्माइल करते हुए, अब तो बस अपनी लाडली को विदा करने का इंतजाम करो, क्योंकि बहुत जल्द वो मेरे पास मेरी बाहों में आएगी। अव्यांश की बातें सुन आरव और विवान का खून खौल जाता है। वहीं राघव सोफे पर बैठा एनसी के चेहरे को देख रहा था, जिस पर इस वक्त मुस्कान थी। शर्म उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अव्यांश के कारण एनसी फिर से नॉर्मल हो गई थी। राघव एक नज़र अव्यांश को और अपने भाइयों को देखता है, जो एक दूसरे को फुल टेंशन दे रहे थे। वो एक गहरी सांस ले एनसी का हाथ पकड़ सोफे से उठाता है और अपनी सर्द आवाज में अपने भाइयों से कहता है, चलो। विवान अव्यांश को एक वार्निंग लुक देकर वहाँ से निकल जाने लगता है, जैसे वो आंखों से चेतावनी दे रहा हो कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। एनसी जाते हुए अव्यांश को देख मुस्कुराते हुए कहती है, बाय आयु। एनसी की बयारी सी आवाज़ सुन अव्यांश के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक शख्स चेंजिंग रूम से बाहर आकर उन्हें जाते हुए देख रहा अपने मन में कहता है, आज तो हुआ, वो तो बस ट्रेलर था जान। आज जो डर तुम्हारे चेहरे पर था वो डर मुझे हमेशा तुम्हारे चेहरे पर देखना। अपने बर्थडे में होने वाले धमाके के लिए तैयार रहना। अचानक ही उस शख्स का शरीर गुस्से से कांपने लगता है। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके आंखों के सामने बार बार अव्यांश का आयांसी की वो किस करने आ रहा था, जिसे याद कर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह शख्स दांत पीसते हुए कहता है, अव्यांश रघुवंशी, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वो आयांसी अब्रोय मेरा शिकार है, उसका शिकार सिर्फ मैं करूंगा और इस बार ना उसके भाई उसे बचा पाएंगे, ना उसका ये फरिश्ता अव्यांश रघुवंशी। इस वक्त उस शख्स के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उस वक्त टोपी और ब्लैक मास्क पहने रखा था, जिससे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। कपड़े भी उसने काले पहन रखे थे। अपने चेहरे तरफ देखते हुए वो वहाँ से निकल जाता। राघव इस वक्त गाड़ी में था। आरव और विवान आगे बैठे थे और राघव एनसी को लेकर पीछे बैठा हुआ था। एनसी का सर राघव की गोद में था और वो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। सोते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। राघव एनसी के बालों में हाथ फेरते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज जो भी मॉल में हुआ वो किसी रील की तरह उसके आंखों के सामने घूम रहा था। विवान कब से मिरर में राघव को देख रहा था। राघव को इस तरफ अपने ख्यालों में खोया देख विवान कहता है, भाई आज जो हुआ उस बारे में सोच रहे हो क्या? दांत पीसते हुए, वो अव्यांश हमारी आंसू के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमें आंसू को उससे दूर रखना होगा। राघव एनसी के मासूम चेहरे को एक नज़र देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है हम आंसू को उससे दूर रखेंगे तो वो आंसू से दूर रहेगा? अगर अव्यांश सच में आंसू से प्यार करता है तो इस दुनिया की कोई ताकत उससे अव्यांश से दूर नहीं कर सकती। अव्यांश का जुनून किस हद तक होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आंसू इस दुनिया की पहली लड़की है जिसे अव्यांश ने छुआ है, वरना आज तक उसने किसी को नज़र उठाकर नहीं देखा। विवान गहरी सांस लेकर कहता है, जानता हूँ भाई, लेकिन
उस अवियांश का किरदार बहुत साफ है और वो हमसे बदला लेने में कभी भी हमारी मासूम बच्ची का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वो दुबई का बादशाह है, इससे हर पल उसकी जान को खतरा है और उसके साथ खतरा हमारी बच्ची को भी होगा। हमारी दुश्मनी में आंसू का बचपना चला गया। मैं नहीं चाहता लोग अवियांश रघुवंशी से बदला लेने के लिए मेरी मासूम बच्ची का इस्तेमाल करें। हर पल मैं उसे इस डर के साए में जीते हुए नहीं देख सकता। इस वक्त विवान के चेहरे पर आयंसी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उसे आयंसी के आने वाली जिंदगी का सोच डर लग रहा था। विवान की बातें सुन अरव ड्राइविंग करते हुए कहता है, रिलैक्स भाई, अब आंसू के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हमारे साथ अब वो अवियांश रघुवंशी है, हमारी गुड़िया को प्रोटेक्ट करने वाले के लिए। आज मैंने उसकी आंखों में आयंसी के लिए जुनून देखा, विवान को छेड़ते हुए। वैसे भाई, उस अवियांश रघुवंशी ने पूरा प्लान बना लिया है हमारा जीजा बनने का, इसलिए आप उसकी थोड़ी इज्जत कर लो। क्या पता वो फ्यूचर में हमारा जमाई बन जाए। आरव की बातें सुन विवान उसे घूसे से घूरते हुए कहता है, तुम जब मुझे यकीन नहीं होता कि वो अवियांश रघुवंशी मेरी बच्ची के लिए सही है, तब तक मैं उसे अपनी बच्ची के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। आरव, आपको लगता है वो आंसू से दूर रहेगा? वैसे मानना पड़ेगा, दम है बंदे में, जो लड़की के 3 भाइयों के सामने उसे किस कर लिया। इतना डेयरिंग हर इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने प्यार शायद कोई भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन एक लड़की के घर वालों के सामने प्यार का इजहार करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो इस अवियांश रघुवंशी में बहुत है। इतना कहा वो मुस्कुराने लगता है। वहीं विवान उसे गुस्से से घूरने लगता है। वैसे क्या लगता है, विवान अवियांश को आयंसी से दूर रख पाएगा? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं।